enthusiastically. We are going to kick this right off the bat with this riveting concern of this generation, that is cybersecurity. We all know that each one of us use cyberspace in this generation, and we all wonder about the dynamics of the cyberspace. If the emails of our inbox are just spam, or are they more vicious? If all the movies, the scenes of the movies are just the movies, or will they actually happen to us? Well, our guest today will demystify all these situations and tell us all about them. He is a certified ethical hacker and founder and CEO of Masters in Ethical Hacking. He has been a cybersecurity consultant for over 5 years. His list of achievements are very long. It is a special pleasure to have him. Please welcome Mr. A.M. Pachauri. Thank you guys for giving me such opportunities, and thanks all over the college students and staff which give me such a golden opportunity to present in front of you. And basically this class I want to say one thing. इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, और वो ये है कि आप लोगों के माइक ऑलरेडी म्यूट है। ये अच्छा है, क्योंकि देखो इससे हमें एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होगी और जो भी हम बात करना चाह रहे हैं वो आसानी से एक दूसरे की समझ में आएगी। साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है आज की डेट में, एंड आज हम क्या क्या सीखेंगे, बहुत काम की चीजें आज शायद आपको इस क्लास में मिले, ये मेरी पूरी कोशिशें रहेंगी। एंड हो सकता है आपके माइंड में कुछ सवाल भी आए आज की इस क्लास के बाद, तो जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उन्हें टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को टाइम दूंगा जिसमें आप पूछ सकते हैं जो भी आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास है वो मैंने क्यों मतलब ये जो वेबिनार है उसे स्टार्ट करने का जो मेन पर्पस है वो क्या था, क्यों हम करना चाहते हैं एग्जैक्टली। गाइस देखिए, डे बाय डे जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया की मैं बात करूँ या उससे पहले भी हमने बहुत सारे साइबर क्राइम्स के बारे में सुना होगा। साइबर क्राइम मीन्स इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम सब में से सबके साथ कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं देखने को हमें मिलती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का व्हाट्सएप किसी ने हैक कर दिया, किसी के खाते से पैसे निकल गए, किसी की ईमेल आईडी या फेसबुक का कोई मिसयूज कर रहा है, जो कि कॉमन सी चीजें हैं। तो ये सब साइबर क्राइम का पार्ट है। इवन आज की डेट में अगर हम स्टूडेंट्स को लेकर चलें, जो यंग जनरेशन है वो यूट्यूब पर भी हैकिंग के वीडियोस वगैरह देखकर वो खुद भी ट्राई करने में लगे हुए हैं। तो एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पता हो कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए आप जस्ट फॉर फन यानी कि हंसी मजाक के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो भी एक साइबर क्राइम का ही हिस्सा होता है। तो आज हम कुछ चीजों को जानने वाले हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किस चीज के बारे में जानेंगे। तो यू गाइज, आप जो भी मेरे को बताना चाहें वो मैसेज में मुझे बता सकते हैं कि आपको जो स्क्रीन क्वालिटी है आई थिंक वो स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। ओके, तो जैसे भी आपको स्क्रीन नजर आ रही है आप मेरे को बता सकते हैं कि इज इट प्रॉपर और नॉट। अच्छे तरीके से ये आपको दिख रही है? विजिबल। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं कि आज हम जिन टॉपिक्स पे कवर अप करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन टू हैकिंग एंड हैकर्स। ये वास्तव में क्या होते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि कोई भी जो व्हाट्सएप अकाउंट है जो हैकर है उसे हैक कर लेते हैं, और इन सब के साथ कैसे हम उसे सिक्योर कर सकते हैं। एक बड़ी चीज है, देखिए हैक करना कैसे वो कर पा रहे हैं और कैसे हम उस चीज को सिक्योर करें, ये दोनों ही चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ साथ हम जानेंगे ऑनलाइन जो आप अकाउंट ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करते हैं उस टाइम हम कैसे सिक्योर रहें। एंड हम ये भी जानने वाले हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल की जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशंस करेंगे। और एंड्रॉयड फोन जो कि हम सबकी जरूरत बन गया है, ये भी एक मेन पार्ट है आज की इस वेबिनार का। एंड्रॉयड फोन को कैसे हम सिक्योर कर पाएंगे और मतलब किस तरीके से एंड्रॉयड फोन है जो आपका वो हैक हो सकता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। देन उसके बाद हमें ऑनलाइन सेफ इंटरनेट जो है, हम किस तरह से हम इंटरनेट पे काम कर सकते हैं या ऑनलाइन जो भी वर्क हम करते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए मैं कोई भी चीज सर्फिंग कर रहा हूँ, सर्फिंग का मतलब इंटरनेट पे जो भी चीजें हम ढूंढते हैं, तो
वो किस तरह से, मतलब किस तरह से हम सिक्योर वे में आगे बढ़ सकते हैं उन चीजों को लेकर, किस तरह की चीजों पे हमें काम करना चाहिए, किस तरह की चीजों पे काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, एंड साइबर सिक्योरिटी में क्या कोई फ्यूचर हो सकता है या फिर इसकी जरूरत ही क्या है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, टॉपिक्स हैं जो आज के हमारी क्लास में रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉमन चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें हमारा जो मिशन है उसके बारे में, हमारा मिशन है अवेयर इंडिया सिक्योर इंडिया। तो अवेयर इंडिया मतलब ये सारी जो चीजें हो पा रही है, मान लीजिए किसी का भी व्हाट्सएप अकाउंट है वो हैक हो रहा है, व्हाट्सएप के साथ साथ किसी का मतलब फेसबुक आईडी वगैरह है वो हैक हो जाती है, या फिर हम कहें कि कोई फ्रॉड का शिकार हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है अवेयरनेस। और बहुत बड़ी बात है, आप डेली हर तीसरे दिन व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेजेस आपको शायद देखने को मिलते होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी लास्ट टाइम एक मैसेज मेरे पास आया था जिसमें था कि कुछ लोग आ रहे हैं गली मोहल्ले में जो सर्फिंग कर रहे हैं, और उन लोगों का काम क्या है कि वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं, बोलते हैं कि भाई आपकी जो केवाईसी है वो पूरी करनी है, इससे आपके खाते में पैसे आएंगे। और कुछ लोगों ने एक नया पैशन बनाया कि वो एलईडी आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5 रुपए या 10 रुपए में एलईडी देंगे, एक फॉर्म भरवाएंगे, एक फिंगरप्रिंट्स लेंगे। तो एग्जैक्टली ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है, वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो अवेयर नहीं है लोग वो आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। इसीलिए मेन जो हमारा काम और पर्पज होना चाहिए वो है अवेयर, तो लोगों को अवेयर करना। इसके लिए मुझे ये मीटिंग रखनी पड़ी। तो होप सो कि अगर कोई 2-4 लोगों को भी हम बता पाते हैं, इन चीजों के बारे में अवेयर कर पाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम 2-4 लोगों को तो हमने फ्रॉड से बचा लिया। तो दैट इज आवर मिशन जिसपे हम चले हुए हैं। देन सेकेंडली, इस चीज के बारे में मैं अकेले खुद ही बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं ही इन चीजों को बढ़ावा दे रहा हूँ। जब से हमारे देश में आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया का जो नारा है ये बड़े लेवल पर चढ़ा है, तो इसमें साइबर क्राइम भी बहुत बड़े लेवल पर बढ़े हैं, और टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग मीटिंग्स भी होती रहती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं साइबरिक्स 2016 में हुआ, उसके बाद लास्ट से लास्ट ईयर भी साइबरिक्स में जो सम्मेलन था जिसमें बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और ऐसे लोग शामिल हुए, और इन सारे विषयों पर चर्चा की गई कि कैसे हम डिजिटल इंडिया का जो सपना है उसे पूरी तरह से सिक्योर वे में जो पेमेंट्स वगैरह करनी है उसे हम पूरी तरह से साकार कैसे कर सकते हैं। इन सबके अलावा इस तरह की जो चीजें हैं वो चलती ही रहती हैं अलग अलग टाइम पे, और हो सकता है इन फ्यूचर में स्कूल और कॉलेजेस में भी इससे रिलेटेड जो है ये एक एजुकेशन का पार्ट बना दिया जाए और लोगों को इस चीजों के बारे में बताया जाए। तो मतलब ये कोई दूर वाली चीजें नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। एंड हाल ही में अगर आप देख सकते हैं टाइम्स टी का ये आईआईटी बीबीएस ने एमटेक ऑफर की है साइबर सिक्योरिटी में, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह भी वो आप इसमें कर सकते हैं। देन जो मीटिंग्स की अगर मैं बात करूं टाइम टू टाइम, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं या फिर न्यूज चैनल्स पे भी इस तरह की चीजों के बारे में आता रहता है, और मैं यहाँ पे आपको उनकी स्पीच के कुछ वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि वो क्या कह रहे थे, यहाँ से ही लिया गया है। तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली डिजिटल इंडिया पे काम करने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी बात हो रहा है। एंड सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है कि आने वाले टाइम में अगर मैं हैकर्स की बात करूं तो आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है जब एक आम व्यक्ति फोन को हाथ लगाने से भी डरेगा। कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि एक आम व्यक्ति फोन को हाथ लगाने से क्यों डरेगा। बिकॉज सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी जो ज्यादातर चीजें हैं वो हम फोन में ही रखते हैं। मान लीजिए किसी के साथ हम क्या बात कर रहे हैं वो हमारे फोन में होगी, हमारा जो बैंकिंग डिटेल्स वगैरह है, ओटीपी आता है वो फोन में ही आता है, इवन हमारी फैमिली पिक्स वगैरह वो सब फोन के अंदर ही होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति उसे हैक कर ले तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मसला है कि इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए कि अगर कोई उस पर अपना कंट्रोल बना लेता है तो वो हमें कहाँ तक पहुंचा सकता है। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए इसमें पहले हम उसकी नीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एंड आफ्टर देन हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि ये सारी चीजें क्या क्या है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और इस सारे ये जो फील्ड है इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। देयर आर लिटिल बिट रीजंस कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल फोन और पीसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस फील्ड के बारे में जानना चाहिए। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको इस चीज के बारे में जानना चाहिए। अगर आप एटीएम कार्ड का यूज करते हैं, बैंक अकाउंट रखते हैं, और जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जैक्टली हम में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं, हम नेट बैंकिंग का भी करते हैं, अगर नेट बैंकिंग नहीं कर रहे हैं तो हम एटीएम कार्ड भी रखते हैं,
इवन अगर मैं कहूँ व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह की जो चीजें हैं तो हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, यानी साइबर सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। देन अगर मैं इसमें आगे कहूँ और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि आप लोगों के पास कभी ना कभी किसी अननोन नंबर से प्राइज जीतने के बारे में कॉल आई होगी, जो कि कॉमन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से जरूर या आप में से किसी ना किसी के पास कभी ना कभी ऐसी कॉल जरूर आई होगी जिसमें वो बोला गया होगा कि भाई आप एक प्राइज जीत चुके हैं, है ना, और आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, आपने गाड़ी जीती है, या मतलब समथिंग लाइक दैट। इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप लोगों के पास आती रहती हैं, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अलग से नंबर से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉलिंग्स आ रही हैं, कोई हमें परेशान कर रहा है। एंड तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो भी ये क्लास आपको काफी हेल्प करने वाली है। अगर आप कभी भी इंटरनेट फ्रॉड का शिकार हुए हैं तब भी ये आपके लिए काफी, फेसबुक अकाउंट या हमारी ही फैमिली में से किसी ना किसी का जो अकाउंट है वो हैक कर लिया और कोई भी व्यक्ति सेम पिक्चर्स वगैरह लगा के उसका मिसयूज कर रहा है, तो ऐसा होता है मैनी टाइम। तो इन सारी चीजों के लिए बचेंगे कैसे? बहुत कुछ है, ज्यादा टाइम में लगाते हुए हम इसे थोड़ा आगे जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि ऐसा किसी न किसी के साथ हुआ होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई हमारे साथ ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है और हम बहुत समझदार हैं। कहीं नेगेटिव होती है या इलीगल होती है। हैकिंग में वो सारी चीजें भी आती हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एथिकल हैकिंग में और जो हैकिंग का जो बना हुआ है लोगों के अंदर, उसमें डिफरेंसेस क्या है? देखिए, एथिकल तो लीगल होता है और अनएथिकल लीगल नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मान लीजिए एक लाइसेंस से मैंने गन निकलवाई हुई है। अगर मैं लाइसेंस की गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो इथिकल है, गवर्नमेंट की परमिशन से कर रहा हूँ, सेल्फ सिक्योरिटी के लिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई फ्यूचर में मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अगर मेरे पास बिना लाइसेंस की गन है और मैं उससे किसी पर उसका मिसयूज मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को गोली मार देता हूँ, तो ये इलीगल है, उसे आप लीगल नहीं कह सकते। पहली बात तो लाइसेंस होने का भी मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका मिसयूज करो, किसी को भी गोली चला दो। लाइसेंस भी आपको ये परमिशन नहीं देता है। तो एग्जैक्टली ऐसी हैकिंग और एथिकल हैकिंग, देखिए जो हम रियल दुनिया में क्या है, पहले लोग हुआ करते थे चोर या डाकू या लुटेरे, जो भी रास्ते में चलते हुए लोगों को लूट लेते थे या पॉकेट मार लेते थे, आज भी होते हैं। लेकिन अब जो चोर हैं उनका जो फॉर्म है ना वो बदल गया है, वो पढ़े लिखे हो गए हैं। एग्जैक्टली उन्हें हम हैकर्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, किसी के अकाउंट को हैक कर लेना, ब्लैकमेल करना, खाते से पैसे निकाल लेना। उन्हें इस फील्ड में ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है। वो एथिकल नहीं होते। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि चोर पुलिस और लुटेरे तो समझ में आते हैं, उन्हें पुलिस जाके पकड़ सकती है, लेकिन जो डिजिटल वर्ल्ड के चोर हैं ये कैसे पकड़ में आएंगे? क्योंकि ये तो आपको पता नहीं होता किस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया है। वो कहीं भी बैठा हो सकता है और किसने आपके खाते से पैसे निकाले हैं वो भी कहीं भी हो सकता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अब बात तो और सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए। तो ऐसे इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए जरूरत होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की और इथिकल हैकर्स की। तो दैट मीन्स यहाँ पे जरूरत है, जो हम बात करने वाले हैं वो एथिकल्स की बात करेंगे, हम खुद को कैसे सिक्योर रखें और मतलब इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी है या नहीं है, वो सारे टॉपिक्स पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा और जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, नॉलेज इज पावर एंड जस्ट फॉर फन, मतलब बहुत कुछ है। जब आप सीखते हो तो एक अलग सी चीज आपको फील कि हाँ वास्तव में ही कुछ मतलब आपके अंदर कुछ पावर्स हैं, आप कुछ कर सकते हैं, मतलब इस तरह का। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, अच्छा एक नॉर्मल सा सवाल है, ये है कि हम ज्यादातर जो टाइम है वो कहाँ खर्च करते हैं अपना, हमारा जो टाइम है वो कहाँ लगाते हैं हम? तो चलिए, मेरे को आपके आंसर्स चाहिए कि हम जो अपना टाइम खर्च करते हैं वो कहाँ करते हैं मैक्सिमम। चलो मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ। नंबर 1, दोस्तों के साथ, वॉचिंग टीवी, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजेस, गेम्स, ओके। इन सब के अलावा द आंसर इज सोशल मोबाइल, मीडिया। राइट। इन सबसे ज्यादा जो हम टाइम देते हैं वो है मोबाइल फोन पे। एग्जैक्टली आप सभी जानते हैं, जब से आंखें खुलती हैं और जब रात को हम सोते हैं तब तक ये हमारे पास होता है।
और ये अपने आप में इसका जितना फायदा है उसका नुकसान भी है। अगर मैं साइंटिफिकली लेकर चलूँ, देखिए एथिकल हैकिंग के फील्ड से हटा के अगर मैं साइंटिफिकली एक बात करूँ तो मोबाइल रेडिएशन काफी हानिकारक होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल हम सबकी जरूरत बन गया है, वो हमारे साथ हमेशा चिपका हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब मैक्सिमम, मैं कहूंगा मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो उसके बिना कुछ टाइम भी नहीं रह सकते। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए साइंटिफिकली इसका नुकसान है, लेकिन और भी इसके बहुत सारे नुकसान है। अगर आज के हिसाब से हम सोचें, हैकर्स इसे अपने एक हथियार के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मोबाइल फोन जिसे आप दिन रात अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, उससे आपकी कोई पिक निकाल रहा है और आपको पता भी नहीं है? उसी मोबाइल फोन से आपकी फोटोज को कोई चोरी कर रहा है और सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल कर रहा है। उसी मोबाइल फोन से जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए मैं अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा हूँ या मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, हर चीज को रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो इससे क्या लगता है कि क्या आपकी प्राइवेसी सुरक्षित है? और सुरक्षित नहीं है तो क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। अगर मैं मोबाइल फोन को कट कर दूं कि आपकी पूरी जो दिनचर्या है उसमें मोबाइल फोन नहीं है, तो अब आपको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं रह गई यहाँ पे। हालांकि जरूरत तो हमें रहेगी ही रहेगी, जिस हिसाब से डिजिटल टाइम चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग, सारा काम ऑनलाइन होता जा रहा है, तो उस हिसाब से जरूरत तो रहेगी। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम मान लें एक पल के लिए कि मोबाइल फोन को अगर मैं कट ऑफ कर दूं कुछ देर के लिए, तो आप देखिए ना तो आपकी कोई बातचीत सुन पाएगा, आपने किसके साथ क्या बातें करी है, ना कोई पिक ले पाएगा, और मतलब बहुत हद तक आप काफी हद तक सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये मतलब बेटर आइडिया है कि अगर हमें मोबाइल से नुकसान हो रहा है, इन फ्यूचर में कोई उसे हैक ना कर ले तो हम मोबाइल रखना बंद कर दें? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा फ्यूचर में? मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल हम सबकी जरूरत बन चुका है, दैट इज अ नीड, वो हम सबकी जरूरत है और उससे हम दूर नहीं भाग सकते। देखिए कुछ भी, ईमेल भी अगर मुझे लॉगिन करना है तो ओटीपी आता है फोन पे, बताओ कहाँ तक। और ईमेल की जरूरत हमें पड़ सकती है दिन में कोई 50 बार हमें जरूरत पड़ती है। ईमेल को भी हटा दें, हमें ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, कोई सामान खरीदना बेचना है, वो सारा काम किससे होगा? मोबाइल फोन से ही होगा। तो गाइज ये तो हमारी जरूरत है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसके रेडिएशन बहुत खतरनाक होते हैं। देन जो हम टॉपिक्स हैं लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, उन पे भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम इसकी नीड, क्यों जरूरत है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। साइबर बुलिंग, देखिए इंटरनेट की दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है, उनकी मदद से अगर कोई भी आपकी आईडी का मिसयूज कर रहा है, कोई आपके फोटोग्राफ का मिसयूज कर रहा है, तो वो सब साइबर बुलिंग के अंदर ही आते हैं। और साइबर बुलिंग का शिकार छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे हैं आज की डेट में इवन। और एक तरह से आप इसे साइबर क्राइम भी कह सकते हैं। और साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इन द बिगिनिंग मैंने एक एग्जांपल दिया था, लाइक हम बात कर रहे थे कि जैसे यूट्यूब पर अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो यंग जनरेशन है वो साइबर सिक्योरिटी और किसी भी चीज के आर्किटेक्चर के बारे में समझने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ एक वीडियो देखते हैं, उन्होंने देखा यूट्यूब पर, वो गए या फिर फेसबुक पर गए, वहां उन्होंने एक वीडियो देखा, वीडियो में दिखाया जा रहा था कि किसी भी फोन को कैसे हैक करें। तो उस कंडीशन में वो जो बच्चा है, हो सकता है कि उसे उसके बारे में अवेयरनेस हो या ना हो। और मैक्सिमम जो अवेयर वाले पर्सन है, मैंने देखा 30-40 तक की एज में कई बार लोगों को ऐसे वीडियो मिल जाते हैं कि किसी का फोन कैसे हैक करें, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, जो मेथड बताया गया है वीडियो में वो डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो गाइज इसे हम टेक्निकल भाषा में ऐसे लोगों को बोला जाता है स्क्रिप्ट किडीज और सुसाइड हैकर। एग्जैक्टली सुसाइड हैकर कौन है? सुसाइड हैकर वही व्यक्ति है जिसे पूरी जानकारी नहीं है किसी भी चीज के बारे में, उसने जस्ट वीडियो देखा और उसे अप्लाई कर दिया, और हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए फोन को कंट्रोल करने में या हैक करने में, वो सक्सेसफुल हो जाए। हालांकि 90% तो ऐसा नहीं होता है कि एक वीडियो देखकर आप ऐसा कर लो, बट अगर वो हो जाए तो उस कंडीशन में वो साइबर क्राइम का हिस्सा है। पिछले कुछ टाइम में इवन मैं अगर पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे पास हर महीने 10 से ज्यादा ऐसे केसेस आते हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। कोई 14 साल की एज है, कोई 15 साल की एज है, 16 ईयर, 18 ईयर, मतलब उनसे भी कम एज के कई बार बच्चे जो हैं वो सामने आते हैं, जिन्होंने कोई भी चीज की, अपने दोस्त की आईडी हैक कर ली फिशिंग की मदद से। और इस तरह के वीडियोस हमें नेट पे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम नॉन वेलेबल है इंडिया के अंदर, आसानी से बेल तक नहीं होती है, जुर्माना भी अच्छा खासा है। तो एग्जैक्टली हमें उन चीजों के बारे में अवेयर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मजाक के लिए भी अगर, जैसे कि मैंने बोला था बिगनिंग में, अपने दोस्त की आईडी हैक कर रहे हैं, उसका फोटो का मिसयूज कर रहे हैं, ये सब साइबर क्राइम्स के अंदर आता है। तो एग्जैक्टली इन चीजों के बारे में भी अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
साइबर बुलिंग में जो विक्टिम्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल रिसर्च के अकॉर्डिंग आप देखें तो यहाँ पे देखिए 25 कंट्रीज पे एक रिसर्च की गई और जिसमें इंडिया की जो रैंक थी 53%। मतलब आप लगा सकते हैं कि 53% जो बच्चे थे वो 8 साल से लेकर 17 साल की एज के बच्चे थे। बताइए 53%। तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने बिगिनिंग में ही आप लोगों को बताया था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बताया नहीं जा रहा। स्कूल, कॉलेजेस और बहुत सारे प्लेसेस पर सिर्फ एक जो एजुकेशन चली हुई है उस चीज पे तो ध्यान दिया जाता है। एंड आई अगेन थैंक्स टू दैट कॉलेज जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का। अच्छा लगा कि जो कॉलेज वाले हैं वो अवेयर हैं इन चीजों के बारे में और वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स और बाकी जो लोग हैं वो भी अवेयर हों ताकि उनके साथ इन फ्यूचर में कोई भी साइबर क्राइम ना हो, वो एक बड़े फ्रॉड से बच जाएं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों को उनके बारे में मतलब अवेयर होना ही चाहिए और इस तरह की जो चीजें हैं वो भी आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज केस स्टडीज। केस स्टडीज जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, दिल्ली, इवन बहुत सारे और भी एरियाज हैं। हर स्टेट में आपको कोई ना कोई बच्चा मिल ही जाएगा जो साइबर क्राइम का कभी ना कभी शिकार हुआ है या वो इस चीज का पार्ट है। एंड यहाँ पे एक जो छोटा सा वीडियो मैंने जो आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, ये एक क्लिप है जिसमें जो कस्टमर है और जो मतलब ठग है वो तो मतलब वही होता है ना कि वो फोन करेंगे आपके पास और फोन के जरिए बोला जाएगा कि सर आपकी लॉटरी लग गई है। अच्छा मैं अभी बताऊं, एक तरीका अब की बार ये बदल चुका है। अब ये तो लोगों को पता चल गया कि भाई लॉटरी वाले जो होते हैं ना ये फ्रॉड होते हैं। तो लोगों ने ना अपने मेथड्स को बदल दिया है। बहुत कॉमन कॉमन सी चीजें बताऊंगा। अच्छा हम सभी पेटीएम, इंस्टाग्राम और सॉरी फोन पे, गूगल पे, इस तरह की चीज जो ऐप है उनका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कोई भी एनीवन आंसर भेज दीजिए मुझे। क्या फायदा है कि हम उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? हेलो गाइस। हाँ कोई भी एनीवन मैसेज में भेज सकते हैं आप मुझे, बताइए हम क्यों करते हैं। कैशलेस। ओके ओके ओके। देखिए कैशलेस है तो और कोई फायदा है कि मतलब कैश को हम कैरी करेंगे तो लाइक बहुत टाइम लगता है, फास्ट पेमेंट हो जाती है और हमारा टाइम बच जाता है। बिल्कुल राइट। लेकिन अभी क्या है, जो डिजिटल ठग हैं या फिर मैं कहूंगा जो डिजिटल चोर हैं, उन्होंने अपना जो तरीका है समय के साथ बदल लिया है। ट्रांजेक्शन बहुत इजी हो गया है ना कि आप बटन दबाओ और खाते से पैसे इधर से उधर। तो वो लोग क्या करते हैं, एक लिंक बनाया उन्होंने और लिंक में वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे पैसे मैं तेरे खाते में भेज रहा हूँ, आप इन्हें बाद में मुझे भेज देना और अगर आप चाहो तो 2,000 रुपए मैं आपके पास भेज रहा हूँ, आप 1,500 दे देना मुझे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप कह दोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपकी लॉटरी लगी है तो मैं आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ आपके खाते में, आप मुझे बता दो पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो लिंक भेजेंगे आपके पास फोन पे का, लेकिन वो जो लिंक होगा वो पैसे लेने देने वाला नहीं होगा, वो लेने वाला होगा। और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, मान लो उन्होंने भेजा कि भाई 10,000 रुपए आपके अकाउंट में हम भेज रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, आपके खाते से 10,000 रुपए कट जाएंगे और उस टाइम पे आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि पैसे मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि तुरंत आपके पास मैसेज आएगा कि भाई 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन आपके खाते से हुई है। तो कई बार हम क्रेडिट और डेबिट का अंतर नहीं समझ पाते कि वो खाते से क्रेडिट हुए हैं या डेबिट हुए हैं, और हमें लगेगा कि हाँ यार 10,000 की ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है और हमें लगेगा कि यार चलो आज तो मजा आ गया, लॉटरी लग गई, 10,000 रुपए आ गए। तो ये एक लिंक की मदद से हो रहा है। बनाया जो गया था डिजिटल पेमेंट गेटवे और इन सारी चीजों को टाइम को बचाने के लिए या फिर सुविधा देने के लिए, लेकिन अब उसी चीज का मिसयूज हो रहा है और फ्रॉड करने के तरीके बदल गए हैं। आप फेसबुक पे जाएंगे, वहां आपको पता चलेगा कि भाई एक गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, वो मात्र आपको 1 से 1.5 लाख रुपए में मिल रही है और मजबूरी में वो कस्टमर सेल कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, नंबर पे कॉल करेंगे, बोलेंगे कि भाई मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, और वो आपको एक तरीका बताएगा कि कोई बात नहीं सर, मैं बाहर से हूँ, आप तो यहाँ नहीं आ सकते या कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे बस कन्वेंस फीस दे दो, मैं बहुत दूर से बात कर रहा हूँ, वहाँ कन्वेंस का खर्चा 5 से 10,000 रुपए के करीब आएगा, फिलहाल आप मुझे 10,000 ट्रांसफर कर दो, मैं गाड़ी लोड करके भिजवा देता हूँ। और जब आप 10,000 रुपए देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप शिकार हो चुके हैं। मतलब ऐसे मेथड्स बना लिए जिन्हें आसानी से कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और तो गाइज ओके, जो ले जा रहा हूँ, और आप लोगों के माइंड में कुछ सवाल आ रहे होंगे और मैंने मौका नहीं दिया है, तो पहले चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइमिंग दे देता हूँ। आप बताइए मुझे जो भी सवाल आ रहे हैं, आप पहले वो कंफर्म कर लीजिए, फिर हम दूसरी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं फर्स्ट सेशन में जान लेते हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप मैसेज करके मुझे भेजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसी चीज को।
जैसे कि हम बात कर रहे थे ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जीमेल, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे ये हैक हो सकता है, या फिर हम कौन से तरीके से इसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, बट उससे पहले जो भी आप लोगों ने अब तक सुना है उसके रिगार्डिंग अगर माइंड में कोई सवाल आ रहा है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैसेज कर लीजिए, या फिर अगर वन बाय वन अगर आप कॉल करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो हॉट पॉट हो जाए, काफी सारे लोग हैं, पता नहीं कौन पहले करेगा। तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। ओके, then why can't send these types of links? I mean, PhonePe or Paytm and these types of applications do not permit for these. Then it means they are hacking PhonePe or Paytm. No, 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 no. इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेटीएम या फोन पे को हैक कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक दी गई चीज का अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आपस में मान लीजिए आपको मुझे पैसे भेजने हैं या मुझे आपको पैसे भेजने हैं, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे लिंक बनाने का ऑप्शन दिया गया है, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, जैसे ही आप लिंक को वेरीफाई करेंगे आपके खाते से पैसे मेरे पास आ जाएंगे। तो वो तो एक सुविधा देने के लिए किया गया है। यहाँ पे जरूरत है अवेयरनेस की। फोन पे और पेटीएम को हैक नहीं किया है उन्होंने, अगर ऐसा करते तो किसी के पास लिंक विंक भेजने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा खाते से पैसे ट्रांजेक्शन खुद कर लेंगे, क्योंकि अब तो कोई लिंक की जरूरत ही नहीं रह जाएगी ना फिर। तो लिंक तो वो फायदे के लिए बनाया गया, लेकिन हमारी अवेयरनेस का। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा जोक बताता हूँ इसमें, लास्ट टाइम मैं सुन रहा था एंड वो प्रोनाउंस करा रहे थे कि भाई एक एक करके मुझे बताइए यस की स्पेलिंग क्या है, यस यानी कि YES। तो बार बार पूछा गया भाई यस की स्पेलिंग क्या है, तो सामने वाला बंदा बोल रहा है YES, वो बोल रहा है अगेन बताओ यस क्या है, YES। तो YES वो 4-5 बार उन्होंने ट्राई किया, तो फिर उन्होंने बोला अच्छा YES होता है यस, तो अब मुझे बताओ EYES क्या होगा, जल्दी से बताओ तुम में से जो भी गाइस सुन रहे हैं मुझे, EYES क्या होगा? YES से होता है यस, और EYES से क्या होगा? eyes, फास्ट आंसर मी। राइट, आईज। तो वहां पे आदमी कंफ्यूज होता है, YES यस और EYES ईएस, ईएस मेनली ईएस वो बोल रहा था। तो ये मतलब एक माइनर सा जो मैंने इसलिए बोला है, अब बिकॉज क्या हो रहा था कि वो चीज सर्विस तो बनाई गई है फायदे के लिए, लेकिन आप जब समझ नहीं पाते हो कि पैसे क्रेडिट हुए या डेबिट हुए, तो इसी का बेनिफिट लिया जा रहा है। और टैक्सेस एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखिए ये मेरे हिसाब से तो डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है ओटीपी को। ओटीपी कराया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर वो ऑटोमेटिकली ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रोबोटिक्स भी काम कर सकती है। आपने देखा होगा ना, कैप्चा कोड पूछा जाता है कई बार। कैप्चा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मशीन ये वेरीफाई करती है कि सामने वाला कोई ह्यूमन बींग्स है या कोई मशीन है, इसके लिए उन्होंने कैप्चा लगाया। और कैप्चा कौन सॉल्व करेगा? ह्यूमन बींग्स करेगा ना, वो अपना दिमाग लगाएगा, वो सामने देखेगा सामने कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक्स कैपिटल में है, स्मॉल में है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है। वो ये सारी चीजों को, वो उल्टे सीधे इसलिए होते हैं ना कि भाई आप इंसान अपना दिमाग लगा के वहां पे एंटर करेगा। तो ऐसे ही जो ऑटो फिलिंग है वो तो ऑटोमेटिकली लेगा है, तो मशीन कोडिंग की मदद से ही आसानी से किया जा सकता है, तो वो एंटर करना होना चाहिए। और हालांकि ओटीपी भी बाईपास हो जाते हैं वैसे तो। हाउ टू आइडेंटिफाई फेक मैसेजेस एंड मेल, देखिए मैक्सिमम गूगल और दूसरी चीजों की सिक्योरिटी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गूगल पे अब फेक मैसेजेस वगैरह जो चीजें आती हैं ऑलरेडी वो स्पैम में डाल देता है उन्हें, तो वहां तो बहुत आसान नहीं है अगर मैं गूगल की बात करूं। ठीक है। अच्छा, हम फेक कॉल्स के अगेंस्ट कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कर सकते हैं। साइबर सेल, आपके एरिया की जो भी साइबर सेल है, मान लीजिए आप जिस भी एरिया से डिपेंड करते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया में साइबर सेल होता है। साइबर सेल का एक ऑनलाइन नंबर भी होता है, या फिर आप जो भी नंबर दिए जाते हैं, देखिए साइबर सेल का नंबर होता है टोल फ्री नंबर जिसे हम कह सकते हैं, या आपकी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, उन पे आप कंफर्म करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर एरिया वाइज भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं उनकी डिटेल्स। ओटीपी बाईपास कैसे किया जाए, सही क्वेश्चन कर रहे हो भाई। अभी हम एथिकल सीख लेते हैं, लेकिन मैं आपको चीजें बहुत सारी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, कैप्चा वही होता है ना, जब आप ईमेल आईडी वगैरह 2-3 ट्राई कर लेते हैं तो वो पूछता है कि नीचे कैप्चा फिल कीजिए। कैन मलवेयर ट्रैकर लैपटॉप, यार मलवेयर कुछ भी कर सकता है। मलवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। देखिए पहले हम समझते हैं कि मलवेयर है क्या। मलवेयर दो चीजों से मिलकर बना है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। कोई भी जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है वो मलवेयर है। मलवेयर में आपकी सारी चीजें आती हैं, वायरस आता है, ट्रोजन आता है, स्पाईवेयर आता है, बॉम्ब्स आता है, ये सारी चीजें मलवेयर है।
या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कोई मैलिशियस कोडिंग पेलोड हमने ऐड कर दिया हो। पेलोड थोड़ा टिपिकल वर्ड लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इन शॉर्ट समझा देता हूँ। पेलोड का मतलब क्या है कि एक जो हैकर है वो अपनी कोडिंग से, ऐसा पेलोड ही बोलेंगे हम उसे, ऐसी अपनी कोडिंग करेगा जिसकी मदद से वो आपकी डिवाइस पे कंट्रोल बना सके, आपकी डिवाइस को पूरी तरह हैक कर सके। तो उस पेलोड को वो क्या करेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ देगा। मान लीजिए आपको फेसबुक लाइट चलाते हैं आप, तो फेसबुक लाइट के साथ उसने वो पेलोड जोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, जो फेसबुक लाइट है वो मैलिशियस ऐप बन जाएगी। मतलब फेसबुक तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन उसमें जो पेलोड था, जो हिडन वे में रन होगा आपकी डिवाइस में, वो आपको नहीं दिखाई देगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगा जब आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे। तो मैलिशियस ऐप जो होती हैं या मलवेयर जो होते हैं, इनसे कुछ भी किया जा सकता है, आपकी डिवाइस पे पूरा कंट्रोल बनाया जा सकता है, आपके मैसेजेस, ओटीपी वगैरह सब पे नजर रख सकता है एक व्यक्ति। हाउ वी विल हैक द व्हाट्सएप ऑफ अदर पीपल? हाँ, देयर आर मैनी methods by which we can hack the WhatsApp, Facebook and all other things. Just like the example, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मलवेयर भी एक पार्ट हो सकता है, बट मैं आगे बताऊंगा, काफी सारी चीजें हैं क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो होप तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। एंड अरेंज ए वेबिनार टू अंडरस्टैंड दी टाइप ऑफ द मलवेयर। देखिए उसके लिए होता है मलवेयर एनालिसिस। अगर मैं एक क्लास में आपको पूरा मलवेयर एनालिसिस एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको जरूर कर सकता हूँ। मोड एपीके, देखिए मोड होते हैं किसी भी गेम वगैरह को हैक करने के लिए बनाए जाते हैं। बाकी मैं मलवेयर एनालिसिस से रिलेटेड आज आपको थोड़ी जानकारी और दे दूंगा एक्स्ट्रा। विच सिस्टम इज बेटर फॉर मलवेयर डिटेक्शन? देखिए ये सिस्टम के ऊपर नहीं होता है कि मलवेयर को डिटेक्ट किस सिस्टम से हम करेंगे, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों को लेकर, आपकी अवेयरनेस को लेकर, सर्विसेज को लेकर। आप विंडोज को डिटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम, अच्छा बेसिकली यू एवरीबडी नोज अबाउट दैट, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, तो अपने चैनल पे मैंने बताया था कि मलवेयर को कैसे डिटेक्ट करें। लास्ट अभी शायद 3 डेज पहले या 4-5 डेज पहले एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें कंप्लीट डिटेल है जिनसे आप अपने सिस्टम की सर्विसेज वगैरह को देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही है। बट इन शॉर्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए आप सब लोग जो भी कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ एक कॉमन सी चीज है, मान लीजिए टास्क बार, आपने देखा होगा ना जहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है, राइट साइड में हमें उसका डेट एंड टाइम वगैरह मिलता है, वो पूरा जो पैनल होता है वो टास्क बार होता है। उस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके जो टास्क बार की प्रॉपर्टीज है उन्हें आप ओपन कर लीजिए। वहां आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग में है, यानी कि गूगल क्रोम चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रन कर रहा है उस पर, या फिर और दूसरी जो सर्विसेज हैं वो चल रही हैं, जो भी सर्विसेज चल रही हैं उन सब के बारे में आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो उन सर्विसेज में अगर कोई भी सर्विस आपको मैलिशियस लग रही है, कि आपको लग रहा है यार ये वायरस हो सकता है, ये कीलॉगर हो सकता है, तो आप उस सर्विस को वहां से बंद कर सकते हैं। इन सब के अलावा अपडेट आपको रखना है अपने सिस्टम को हमेशा, उनसे भी आप बच सकते हैं इस चीजों से। देखिए बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से हम चलें तो लिनक्स काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ज्यादातर जो मलवेयर्स बनाए जाते हैं या कीलॉगर्स बनाए जाते हैं या वायरसेस बनाए जाते हैं वो विंडोज को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि विंडोज बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग विंडोज का ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको ध्यान में रखकर ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो सवाल है वो मुझे लगता है मेरे आने वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो हम वही टॉपिक शुरू कर देते हैं पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा ऐसे। तो मतलब जैसे कि हमने जाना जो ठग हैं वो किस किस तरह के मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका लकी ड्रॉ लगवा देते हैं, लॉटरी लगवा देते हैं। तो इस तरह की अभी देखिए ईमेल पर भी ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है कि नेशनल लॉटरी लगी है आपकी, कुछ भी हुआ है। ठीक है, तो इन चीजों से आपको थोड़ा अवेयर रहना है। वानाक्राई रैंसमवेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। गाइज एग्जैक्टली आज से लगभग 1.5-2 साल पहले ही अटैक हुआ था। और रैंसमवेयर क्या होता है इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये आपके काम की चीज है। और आजकल इसका अटैक ना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत बड़े लेवल पर ये अटैक हो रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं। वास्तव में इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं ये है क्या। गाइज जो हैकर्स होते हैं बेसिकली, अगर हम उन्हें कहें ब्लैक हैट हैकर्स, जो इलीगल वर्क करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी कोडिंग करते हैं जिसकी मदद से आपके सिस्टम में जो भी डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। देखिए दो शब्द हैं, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की फॉर्म में भी आप इसे समझ सकते हैं। इसे थोड़ा और आसान कर देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि आपका जो डेटा है या कोई भी जो फाइल है उससे क्या होगा, वो लॉक हो जाएगी कोडिंग की मदद से। लॉक होने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा।
और वो तब तक ओपन नहीं होगा जब तक कि वो की ना डाली जाए। जैसे कि आपने ट्रायल सॉफ्टवेयर देखे होंगे, ट्रायल सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि 15 दिन की ट्रायल पे अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐप अगर आप चला रहे हैं तो वो 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, वो चलता नहीं है, और उसके अंदर आपने जो भी काम किया है सेविंग वगैरह वो वहीं का वहीं स्टॉपेज रहता है, आप उसे देख नहीं सकते हैं। तो एग्जैक्टली चलेगा कब, जब आप उसमें की डाल देंगे, जो उसकी सीरियल की है, रजिस्टर्ड की है, जब आप उसमें आप पुट उन्हें कर देंगे उसके बाद ही वो चलेगा। तो ऐसे ही रैंसमवेयर जो डेवलपर्स होते हैं ये इस तरह के कोड्स बनाते हैं जिससे कि अगर आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर आ चुका है तो वो आपकी कंप्यूटर की सभी फाइलों को लॉक कर देगा, और वो तब तक ओपन नहीं होंगे जब तक कि आप उसकी की उसमें एंटर ना कराएं। अच्छा, बदले में क्या करते हैं, बदले में ये लोग डिमांड करते हैं करेंसी की, पैसे की डिमांड करते हैं। और वो डिमांड किस तरह की होती है, वो डिमांड होती है बिटकॉइन की फॉर्म में। आप देखना जितने भी अटैक्स होते हैं, जितने भी हैकर्स होते हैं, वो पैसे की जो डिमांड करते हैं वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि भाई मुझे रुपए में चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, या फिर मुझे डॉलर में चाहिए। नहीं नहीं, वो डिमांड करते हैं बिटकॉइन करेंसी में। अच्छा, बिटकॉइन का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बिटकॉइन के बारे में जानना भी, एग्जैक्टली बिटकॉइन में ही क्यों मांगते हैं, यहाँ पे एक सवाल हो सकता है। देखिए, बिटकॉइन में वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसमें ना तो देने वाले के रिकॉर्ड के बारे में पता होता है, ना ही लेने वाले के रिकॉर्ड के बारे में पता होता है। तो अनट्रैकेबल है एक तरह से, और ये फिजिकल करेंसी नहीं है, डिजिटल करेंसी है, इसे आप छूकर नहीं देख सकते हैं। तो ना तो लेने वाले का कोई रिकॉर्ड है और ना ही देने वाले का कोई रिकॉर्ड है, तो इससे जो हैकर है वो ट्रैक नहीं हो पाता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक पर्टिकुलर की और एक पर्टिकुलर वर्ड के हिसाब से चलता है। अगर वो कीज आपको याद हैं, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ आपको, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लिटिल लेजी डॉग, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें से लेके जाकर सारे वर्ड आ जाते हैं। बट इसी तरह की की होती है वॉलेट की, यानी कि बिटकॉइन का जो वॉलेट है उसमें इस तरह की की होती है। अगर आपको की याद है, मेमोराइज है, तब तो आप अपने वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस व्यक्ति को वो की पता होंगी वो व्यक्ति उस वॉलेट को एक्सेस कर सकता है। मतलब इसमें ऐसी कोई नहीं है, मान लीजिए मेरे वॉलेट की आप लोगों को पता है तो आप मेरे वॉलेट से कितने भी पैसे निकाल सकते हो और कोई भी ट्रैक नहीं होगा। तो यहाँ सिक्योरिटी ये भी होती है। तो दैट वन इज अमेजिंग की आप इसमें नीचे देख सकते हैं और लिखा हुआ है और उसके नीचे एक की लिखी हुई है 13am4। ये क्या है, मतलब एक तरह से एड्रेस है उसके वॉलेट का। तो दैट्स व्हाई दे यूज बिटकॉइन। आप समझ गए होंगे बिटकॉइन करेंसी क्या है और क्यों बिटकॉइन में वो डिमांड करते हैं। और रैंसमवेयर को बढ़ने का मतलब वही है कि एक तरह से पैसे की डिमांडिंग ही। और कई बार इन शॉर्ट में ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो एंटी मलवेयर डिटेक्शन के टूल्स बनाती हैं। मलवेयर डिटेक्शन वाले जैसे एंटीवायरसेस हो गए, एंटी मलवेयर्स हो गए, तो वो तैयार करती है। तो वो लोग भी नए नए तरह के जो मलवेयर्स वगैरह हैं उन्हें मार्केट में पहले लॉन्च करवाती हैं, उसके बाद फिर उनका जो तोड़ है वो देती है। तो ऐसा मैनी टाइम्स होता है, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है। ओके गाइस, तो मलवेयर और ये सारे टॉपिक्स आपकी समझ में आ गए होंगे। अब सिक्योरिटी कंपनी देती है, अगर आपको इन चीजों के बारे में जानकारी है कि बग कैसे फाइंड की जाती है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं गूगल का ओके, तो फिलहाल तो भाई मेरे पास इतना ही टाइम है। मैं सर को टाइम देना चाहूंगा अभी, जो कुछ कहना वो चाहते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं मैंने आपको बता दिया, mastersinethicalhacking@gmail.com पर आप मैसेज भेज सकते हैं। वहां से आपको मतलब ये नाम आप जब भी गूगल करेंगे यार आपको सब कुछ मिल जाएगा, इस नाम ही काफी है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूँ इतना जरूरी नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोगों ने इतना टाइम दिया एंड और पूरा डिसिप्लिन बना के रखा, उसके लिए मैं जरूर थैंक्स बोलना चाहूंगा यार। कोई भी स्टूडेंट, आई थिंक कि कॉलेज विल बी द बेस्ट कॉलेज, मतलब जो कॉलेज है ना, मतलब बेस्ट कॉलेज होगा राजकोट का, आई थिंक तो, क्योंकि आप लोगों ने इतना डिसिप्लिन के साथ ज्वाइन किया है। इतनी मतलब जो कहते हैं ना कि शायद ही मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता, मतलब फर्स्ट टाइम मैं फील कर रहा हूँ यार। मैंने अभी पता है नेशनल लेवल का सेमिनार भी दिया था और बहुत बड़े बड़े लेवल पे मैंने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, बट गाइज यू आर रियली अमेजिंग एंड योर स्टाफ, मतलब मैं कहता हूँ तारीफ के काबिल है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मुझे ज्वाइन करके एंड थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी थैंक्स। ओके सर, थैंक यू। तो फिर कभी मौका मिला तो फिर मिलेंगे, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू गाइस। ओके सर, आप बोल सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं एंड हम फिर इसे लीव करते हैं। Thank you for such an interesting presentation. I greatly appreciate you taking out time. I hope you had a lovely time. We sure did, and I would hope you would like to join us some other time.
And my fellow attendees, I hope you learned something new and different. And again, thank you all for joining on with us, and have a very great day ahead and a great weekend. Thank you all for joining. Thank you. Thank you.